हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये जो टॉपिक है काफी लंबा है, इसलिए हम इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 3 वीडियो में इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो जो स्वाभाविक रूप से जो न्यायपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको बताना है कि इनमें से क्या है, कि वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य है, लचीला है कि कठोर है। तो जो ये मौलिक अधिकार है वो क्या है, वाद्य योग्य है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 12 से 35 है वो क्या है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है यानी जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो आपको बताना है कि हमारे जो शुरुआत में जब भारतीय संविधान बना था उसमें कुल मौलिक अधिकार कितने थे। अभी तो मौलिक अधिकार की संख्या जो है वो है 6 है, लेकिन प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, यानी आपको इसमें से बताना है कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है। तो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इनमें से यह है कि वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है, इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, यानी आपको भी इसमें क्या बताना है कि भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें से क्या एक महत्वपूर्ण तथ्य इनमें से है। तो भाग 3 में जो दिए गए मूल अधिकारों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसद उनमें सामान्यतः संशोधन नहीं कर सकती है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। यानी भारत में जो मौलिक अधिकार है उससे संबंधित कुछ यहाँ नीचे विचार दे रखे हैं, तो आपको उसमें से सही आंसर चुनना है। तो जो इसमें सबसे पहला विचार है वह है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा यह है कि यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। तीसरा यह है कि यह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, और ये चौथा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो विचार है वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इनमें से जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है वो है कि यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये दोनों के दोनों क्या है, जो संदर्भ है वो सही है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है, यानी आपको बताना है कि जो भारत का संविधान है इनमें से किसका संरक्षण नहीं देता है। तो जो भारत का संविधान है इनमें से संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन का अधिकार नहीं देता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इसके अलावा भारत का जो संविधान है किस किस का संरक्षण देता है? संगम या संध बनाने का अधिकार का संरक्षण देता है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का भी अधिकार देता है। आज का अगला प्रश्न, सही उत्तर इंगित कीजिए, यानी आपको क्या बताना है, ये कुछ एक संदर्भ दे रखा है, उससे रिलेटेड बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो वो संदर्भ क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है, यानी आपको बताना है कि जो संविधान के अनुच्छेद 12 में एक राज्य पद दे रखा है वह किससे रिलेटेड है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 में जो राज्य पद दे रखा है वो है संविधान के केवल भाग 3 एवं भाग 4 में, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ में से जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है वो है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है। तो संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन जो राज्य है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा संस्थान या ऐसा कौन सा परिषद है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। तो इनमें से जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है वो है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, मूल्य अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है, यानी आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा विद्यालय है या ऐसा कौन सा निगम है या ऐसा कौन सा बोर्ड है जो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। तो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए जो शब्द राज्य है वह सम्मिलित नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, यानी संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्थान, यानी इसी में क्या है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य सम्मिलित नहीं है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ऐसा कौन सा है इनमें से जो संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता। तो संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में वो जो नहीं आता है वो है भगवान की मूर्ति, तो इसमें से जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है इनमें से जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य नहीं है वो है ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का जो मुख्य उद्देश्य है किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का जो मुख्य उद्देश्य है कि संविधान की जो सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है वो है मौलिक अधिकार, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायी कार्यों के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो क्या करता है, विधायी कार्यों के न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति
प्रदान करता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली जो विधियां है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की जाती है? तो मूल अधिकारों से असंगत और उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित निर्णय संविधान की जिस धारा पर केंद्रित है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो गोलकनाथ विवाद था उसमें मूल अधिकारों के संबंध में जो संसद द्वारा संशोधन की शक्ति थी वह किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्रित की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में जो मूल अधिकारों के संबंध में जो संसद द्वारा संशोधन की शक्ति संबंधित थी वह थी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि ऐसा कौन सा वाद था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिसे मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो उस वाद का नाम था जिसने उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। तो वह वाद था गोलकनाथ वाद। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें से ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो द्वितीय पीढ़ी का जो मानव अधिकार जिसे समझा जाता है वो है समता का अधिकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है वह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? यानी आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा समानता के मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान में निहित नहीं है। तो इनमें से जो समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है वो है आर्थिक समानता। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? यानी आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इनमें से वह मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसी मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। यानी आपको बताना है इनमें से कि जो विधि के शासन का सार है वो भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार में पाया जाता है? तो विधि के जो शासन का सार है वह भारतीय संविधान के समानता के अधिकार मौलिक अधिकार में पाया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो विधि का शासन जिस प्रकार से समानता को प्रतिस्थापित करता है वह इनमें से कौन सा है? तो विधि का शासन जो समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है प्रक्रियात्मक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो क्या करता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार
प्रदान करता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो विधियों के समान संरक्षण है उससे क्या अभिप्राय है। तो विधियों के समान जो संरक्षण से अभिप्राय है वह है कि विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समान संरक्षण के विषय में है। तो जिसका तात्पर्य क्या है, यानी आपको बताना है कि जो संविधान का अनुच्छेद 14 है वो क्या है, कानून के समान संरक्षण के विषय से रिलेटेड है। तो इससे इसका क्या तात्पर्य है? तो कानून की जो समान संरक्षण है उससे हमारा तात्पर्य है कि जो न्यायपालिका तक पहुंचने के लिए क्या है, सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए, समान अपराध के लिए भिन्न अथवा उच्च दंड ना दिया जाए, और जो तीसरा है वो है कि कानून के समक्ष जाति अथवा वर्ग विशेष के व्यक्तियों का समान होना। तो इसलिए जो कानून के समान संरक्षण के विषय से जो रिलेटेड है वो है ये तीनों के तीनों। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का जो अधिकार है वो निम्नलिखित के विरुद्ध प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बताना है कि जो अनुच्छेद 14 के जो अंतर्गत समता का अधिकार है वो इनमें से किसके विरुद्ध प्राप्त है। तो जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूत समता का अधिकार है वह है कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध और प्रक्रियात्मक विधि के विरुद्ध और अधिष्ठायी विधि के विरुद्ध। तो इन तीनों के विरुद्ध क्या है, ये समता का अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार को एक मूल अधिकार माना गया है। तो इनके अंतर्गत क्या समाहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसे समता के अधिकार को जो एक मूल अधिकार माना गया है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत समता के अधिकार जो जो चीजें समाहित है वो है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव के आचरण का निषेध होना, और शिक्षण संस्थाओं और सरकारी पदों पर समाज के दुर्लभ वर्गों के लिए स्थानों और पदों का आरक्षण। ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, समता के अधिकार से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है, यानी आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है जो संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण अतिक्रमण करता है वह है समानता का अधिकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो क्या है, विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के लिए किस वर्ग में आता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस वर्ग में दिया गया है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर जो प्रतिषेध भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं समानता के अधिकार में। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो क्या करता है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सही उत्तर दीजिए,
यानी आपको क्या बताना है, ये कोई एक संदर्भ दे रखा है, इससे रिलेटेड कौन सा सही है। तो वो संदर्भ क्या है, अनुच्छेद 15 एक निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, कि जो राज्य है किसी नागरिक के साथ किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। तो जो राज्य है वह किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी हो उसके साथ क्या कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संसाधन के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने, घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में यह दिया गया है कि आप दुकानों, नहाने, घाट, होटल इन स्थानों पर आप प्रवेश का आपको अधिकार शामिल है। तो भारतीय संविधान का जो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आप दुकानों, नहाने, घाट और होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है, तो वह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 15 है इनमें से ऐसा कौन सा उपबंध है जो राज्य को अनुमति उसकी नहीं देता है। तो इनमें से जो उपबंध है जो राज्य को अनुमति नहीं देता है वो है धर्म विशेष का वर्ग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान में जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो जो पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का जो विशेष प्रावधान की जो धारा है वह है धारा 15। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शिक्षण संस्थाओं में जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का जो आरक्षण है वह किस अनुच्छेद में है। तो जो शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जो स्थानों का आरक्षण है वो है संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 15(4) है और अनुच्छेद 16(4) है उसके अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उच्चतम न्यायालय ने इनमें से किस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने जिस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जोड़े हैं वो है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन। तो इसी निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप इनमें से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन मुकदमे में जो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने जिसके परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार को संशोधित किया था वो था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। तो उस वाद का नाम था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है वो 50% से नहीं हो सकती अधिक, तो वह था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? तो इनमें से जो अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघ वाद था उसी में केंद्रीय शिक्षा संस्थाएं अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? तो जो सामाजिक न्याय है इसका जो तात्पर्य है कि सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जाए। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समाज में समानता के होने का निहितार्थ इनमें से क्या है? तो समाज में जो समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेष अधिकारों का अभाव है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इनमें से सही है? यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो सही है वो है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है, इसमें क्या है, एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान में नौकरियों का जो समान अवसर है वह किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो नौकरियों का समान अवसर है वो प्रदान किया गया है अनुच्छेद 16 द्वारा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत भारतीय वर्गों के लिए आरक्षण प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 16 के जो खंड 4 है इसी के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत के उच्चतम न्यायालय में इनमें से किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो वह वाद था जिसमें पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी, वह था इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में समाजवाद शब्द है वह किस अनुच्छेद या किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से जो सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो समाजवाद शब्दों को जो अनुच्छेद 14 तथा 16 है उसी के साथ मिलाकर
पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 है वह किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो है अस्पृश्यता से रिलेटेड। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेखित किया गया है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसके अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? तो जो भारतीय संविधान का समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है उसी के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसके अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? तो अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया भारतीय संविधान द्वारा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति को मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है? तो आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है। तो इनमें से जो अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है वह है उपाधि का प्रतिपादन, विदेशी राज्य में कोई उपाधि धारण करना और विदेशी राज्य से या उनके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार करना। ये तीनों के तीनों क्या है? अनुच्छेद 18 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति के बिना प्रतिबंधित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 18 है वो क्या है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18(1) है उसी में प्रावधान दिए गए हैं कि भारत रत्न पुरस्कारों का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो उपाधियों के अंत का प्रावधान है उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है उसमें से जो सत्य नहीं है वो है राज्य, विद्या तथा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 18 के जो अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है तो उससे रिलेटेड ये जो वाक्य है वो सत्य नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, क्या कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण कर सकता है कि
नहीं है। तो जो भारतीय नागरिक है वो किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण तो कर सकता है, परंतु भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात ही वो क्या कर सकता है, वो है उपाधि ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, उपाधि प्राप्त करने के संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, इसलिए संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया था। तो वह प्रमुख सदस्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वह प्रमुख सदस्य था जिसने उपाधि प्राप्त करने के लिए जो क्या है इनकार कर दिया था, वो थे आर.एस. मुदलियार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से ऐसा कौन सा है जो समानता को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18 के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया? तो इनमें से जो सामाजिक समानता है वह क्या थी? भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18 के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या क्या है? तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें जो स्वतंत्रताओं के प्रभावों की संख्या है वो है 6। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं प्राप्त है केवल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वह किन्हें प्राप्त है? तो जो संविधान 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वह सिर्फ भारत के नागरिकों को दी गई है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा मिलती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई है। तो जो भारत में प्रेस को आज़ादी है वो प्रदान की गई है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित है। तो इसमें जो पहला है वो है कि समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन या सार्वजनिक मामलों की आलोचना। तो आपको बताना है कि इनमें से प्रेस की स्वतंत्रता में क्या क्या चीजें शामिल है। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसमें क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, सम्मिलित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसी के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? यानी आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें बोलने आदि की स्वतंत्रता से यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वह है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? यानी इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा भाग है जो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है। तो इनमें से जो अधिकार है वह है घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। तो यही क्या है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आप आवागमन कर सकते हैं, तो उसका जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का जो अधिकार है वो दिया गया है अनुच्छेद 19 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, क्या कोई नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्न करने हेतु जनता को संबोधित भी कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बताना है कि कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में सामान्य भाईचारे की भावना को भंग करते हुए सार्वजनिक मार्ग पर यातायात को विच्छिन्नित करते हुए जनता को संबोधित कर सकता है? तो नहीं, इनमें से ये क्या है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी कि दोनों में से कोई भी वह नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघनकारी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 1 जी का उल्लंघनकारी नहीं है? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, यही वाद था जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध है वह संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघनकारी नहीं है। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 19(2) है उसके अंतर्गत जो हिकलिन टेस्ट है वह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत जो हिकलिन टेस्ट है वो है शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है, यानी आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा है जो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो जो स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है वो है मजदूर की समानता का अधिकार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं अनुच्छेद 352 के अधीन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जा सकती है? तो इनमें से जो स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी जा सकती है वो है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा आधार है जिसके कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो जो अवांछनीय आलोचना है इसी के आधार पर क्या है, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस वाद के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि राष्ट्रीय ध्वज को आधार एवं गरिमा के साथ फहराने का जो प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत मूलभूत अधिकार है। तो वह वाद था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल के मामले में। तो इसी में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर एवं गरिमा के साथ फहराने का प्रत्येक नागरिक का मूलभूत अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। तो जो टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य था उसी में यह निर्णय दिया गया था कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में यह मान्य ठहराया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कौन सा अधिकार है जो मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है। तो इनमें से वह अधिकार है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसी अधिकार को क्या है, मौलिक अधिकारों की सूची में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए कई निर्णयों में उसी रूप में मान्य ठहराया गया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इनमें से जो विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो क्या है, अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 दो सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है उसमें दोषी सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण किससे संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 है वह दोषी सिद्धि के संबंध में अपराधों के लिए संरक्षण से संबंधित है। वो क्या है, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता है, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है अनुच्छेद 20(2) में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, यानी आपको इसमें बताना है कि जो अनुच्छेद 20 की धारा 2 है उसके अंतर्गत दोहरे दंड का सही अर्थ क्या है। तो जो दोहरे दंड का जो सही अर्थ है वो है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है। तो आपको इसमें से क्या बताना है कि किसी भी व्यक्ति के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे आज के टॉप 90+ क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।